महत्व क्या है? पहला तो यह है कि एक अनिवार्य कार्य है। ये 5 के पांचों कार्य अनिवार्य हैं। किसके? मैनेजमेंट के अंतर्गत, प्रबंधन के अंतर्गत। तो उन्हीं में से एक हमारे नियंत्रण भी है। तो ये अनिवार्य है, आपको करना ही होगा। ये मैनेजमेंट का एकदम अनिवार्य मतलब होता है जो आपको करना ही पड़ता। इनएविटेबल भी बोल सकते हैं। इनएविटेबल तो मतलब होता है जो आने वाला है। अपरिहार्य मतलब हो गया कि आवश्यक है, एक एकदम जरूरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है? अगर आपने नियंत्रण नहीं किया, प्लानिंग आपकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही शानदार प्लानिंग आपने कर रखी थी, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि उस प्लानिंग से बनाए गए स्टैंडर्ड से आपका काम अलाइंड है या नहीं है। और हो सकता है कि प्लानिंग कुछ कर रखी है, आपने नियंत्रण किया ही नहीं, तो काम उल्टी डायरेक्शन में चलता गया चलता गया चलता गया, अचानक से देखा आपने सारी चीजें बिखर गई, कुछ हो नहीं पाया, या संसाधन बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए, कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो अगर अगर आप ये नहीं करेंगे, ये महत्व हुआ ना कि अगर आप कंट्रोलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, तो भले ही आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो, फिर भी वो अप्रभावी हो सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि बिना नियंत्रण उच्च कोटि की योजनाएं भी अप्रभावी हो सकती है। अच्छा, फिर क्या आता है? सुधार की ओर अग्रसर होने से पहले नियंत्रण की अनिवार्यता। आप कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में काम चल रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और आपको ये समझ में आ रहा है कि सुधार करने की जरूरत है। क्या समझ में आ रहा है? सुधार करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है तो किस डायरेक्शन में सुधार हो, कौन सी चीज कैसे की जाए, तो आप क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे। वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। आप इवेल्युएट करोगे कौन सी चीज हमने सोची कैसे थी, हो कैसे रही है। तो ये पार्ट जो है ना, वो उससे पहले करना पड़ेगा। अगर आपको सुधार करने की आवश्यकता लग रही है, तो कौन सी दिशा में कितना सुधार होना चाहिए, ये कौन बताएगा? कंट्रोलिंग बताएगा, नियंत्रण बताएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया एस्पेक्ट, है ना। फिर क्या है? मानकों की यथार्थता का आंकलन। यथार्थता मतलब जो आपने माने हुए थे उस पर चीजें चल रही है या नहीं चल रही है। तो वास्तव में ये जो चौथा पॉइंट है, ये पहले क्रम में आएगा, उसके बाद आप यहां पर जाओगे। जो ऑर्डर है, ऐसा नहीं आप एग्जाम लेकर क्या दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में क्या होगा, आप पहले ये देखोगे कि हाँ, मानकों की यथार्थता का आंकलन आप कर रहे हो कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। फिर क्या करोगे? व्यावसायिक वातावरण और आंतरिक परिवर्तनों को देखकर मानकों का पुनरावलोकन व संशोधन, ये समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण याद है आपको? क्या नहीं याद है? मैंने बताया था कि मान लीजिए ये आपका संगठन है। इस संगठन के बाहर जो कुछ भी है, राजनीतिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल यानी कि प्रौद्योगिकी से संबंधित, या फिर लीगल, कानूनी रूप से, हर तरह के जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं। आपके देश में युद्ध हो गया, आपके देश की सरकार ने योजनाएं बदल दी, आपके यहाँ पर क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मार्केट ज्यादा ओपन हो गया, अंतरराष्ट्रीय कोई कंपनी आ गई, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, ये सारा चीजें आपको बनाता है व्यावसायिक पर्यावरण, व्यावसायिक वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण में अगर कोई भी परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन को देखते हुए, या फिर आपके आंतरिक परिवर्तन हो गए, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर वर्कर्स स्ट्राइक पर बैठ गए, या फिर नॉट नेसेसरली खराबी हो, अच्छा भी हो जाए कि आपकी कंपनी नहीं का ही R&D डिपार्टमेंट था। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आपके यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने एक नई चीज बनाई, नई प्रोसेस बनाई, या नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, जिससे आपके यहाँ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, और साथ में आपको पेटेंट भी मिलने वाला है, तो आपको डबल बेनिफिट हो रहा है। तो ये भी इंटरनल चेंज है। और अगर आपके यहाँ पर ऐसा हुआ है, बाहर हुआ है, तो फिर वो एक्सटर्नल हो जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जो आपने मानक बनाए हुए थे, इन मानकों का आंकलन तो आप करेंगे कि हाँ, ये बनाए हुए थे, हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन इस हिसाब से ही चलना चाहिए। इसको भी परिवर्तित किया जा सकता है अगर आपको व्यावसायिक वातावरण और आंतरिक परिवर्तन सफिशिएंट लग रहे हैं। तो उस स्थिति में आप मानकों का पुनरावलोकन करोगे कि यार, ये 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलना चाहिए था, इसको 45 कर सकते हैं क्या? आप वो भी कर सकते हो, है ना, कि आपको लगे नहीं टाइम से पहुंचना इंपॉर्टेंट है, और अब हम 45 से भी चलेंगे तो भी हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, हमें उतना मार्जिन नहीं चाहिए। इस तरह का ये सिर्फ एक उदाहरण है गाड़ी से चलने वाला, लेकिन आप समझिए कि आप पुनरावलोकन किसका भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने नियोजन में जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, आप उनको भी चेंज कर दे रहे हो यहाँ पर। तो यहां पर समझिएगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आप अगर कोई बोले कि जो नियोजन है, हम लोगों ने पहले क्या लिखा हुआ है, समझिएगा, नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। तो अब कोई जो एकदम रिजिड इंसान होगा, जो सोचेगा नहीं भैया ऐसे बोला गया, ऐसे ही करना है, ठीक है, तो वो तो ये कहेगा कि भाई जो प्लानिंग में था हमें वहीं लेकर के चलना है। लेकिन प्रबंधन जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल समझ रहे हैं, व्यवहारिक है। अब आपको देख रहा है कि भाई आपके यहाँ आंतरिक ऐसे परिवर्तन हो गए कि अब प्लानिंग के हिसाब से चल ही नहीं सकते, तो नए स्टैंडर्ड्स आप बना सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपने पुराने स्टैंडर्ड्स, पुराने मानकों का पुनरावलोकन किया, उनको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद से आपने उसको
अमेंड भी किया, संशोधन भी किया, उसमें चेंजेस भी किए, उसमें आवश्यक परिवर्तन भी किए, तो ये भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्लानिंग में है आप सिर्फ वही करोगे, क्यों, नॉर्मली तो वही करेंगे, बट अगर सिचुएशन इतनी बदल चुकी है तो आप उनको भी चेंज कर दोगे, ये भी नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट आता है संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग। तो जो भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का वो आप कर पाएंगे, सीधी सी बात है। आप हर टाइम पर देख पा रहे हो यार इतना सोचा था इतना नहीं हो पाया, तो आप जो भी संसाधन है उनको सही दिशा में लगातार पुश करते रहोगे तो क्या होगा, बर्बादी होने से बच जाएगा, हानि से बचा जा सके, यही तो था ना। और हानि से बच जाने का मतलब क्या हुआ, नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो, फलोत्पादक उपयोग कर पा रहे हो, किसका, संसाधनों का। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, अगला आता है कर्मचारियों को अपेक्षाओं व निष्पादन मानकों का पूर्व निरंतर ज्ञान। पूर्व व निरंतर, समझिए, आपके यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं आपके संगठन में, आप है मैनेजर साहब। अब मैनेजर साहब ने अपने एम्प्लॉयज को ये बताया ही नहीं कि हमें आपसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, हमें आपसे क्या आउटकम चाहिए है, हम बार बार उसको बदलते भी चले जाए तो जो भी एम्प्लॉयज हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आप जो काम बताते हो वो हम करके देते हैं, फिर आप कहते हो ये तो काम का मतलब नहीं था, दूसरा काम करके दो। या फिर, तो एक तो ये समस्या है, दूसरी क्या समस्या है कि अगर आपको पता है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी कर्मचारी, उनको पता है कि उनसे क्या क्या अपेक्षित है, तभी तो वो उस हिसाब से परफॉर्म कर पाएंगे। उनको पता ही नहीं कि करना क्या है, तो आप उनको किस बात से जज करोगे। और होता क्या है इन कंपनीज में, होता है अप्रेजल। अप्रेजल मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग वार्षिक स्तर पर या फिर अर्धवार्षिक भी हो सकता है कि किसने किस तरह का काम किया, तो किसने किस तरह का काम किया वहां पर जो कर्मचारी उनके बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्लैरिटी होने से क्या हो जाएगा, उनको पहले से ही पता हो कि उनसे क्या अपेक्षित है, तभी तो वो उस दिशा में काम करेंगे। तो उनको पहले ज्ञान हो, तो आपको पहले से पता है कि हमें आपसे ये काम निकलवाना है, आपकी यही जिम्मेदारी बनती है। और साथ में निरंतर ज्ञान भी हो। निरंतर का मतलब क्या हुआ कि देखिए आपसे ये निकलवाना था, आपने अभी तक नहीं किया तो आप कर दो। तो क्या हो जाता है, आप लगातार उनके ऊपर चेक कर रहे होते हो, उनको रोक रहे होते हो। चेक रोकना का मतलब नहीं है, उनको वापस ला रहे होते हो कि देखो ये है, तो आपने पहले से बता दिया, साथ में आप उनको लगातार याद दिलाते जा रहे हो। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में कोटेशंस पढ़ते हैं। कोटेशन समझते हैं, कोट है किसी का, कोई एक अच्छा वाक्य, आदर्श वाक्य है या फिर प्रेरणादायक वाक्य है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। संस्कृत में था कि उठो जागो, और जब तक आप निर्माण नहीं कर ले रहे तब तक आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो जब तक आपको बोधत्व प्राप्त नहीं हो रहा या फिर आप जब तक सफल नहीं हो जा रहे तब तक रुकना नहीं है, तो उठो और जागो। तो ये उनका एक वाक्य है। अब ये वाक्य में ऐसी चीज तो नहीं है कि आपको पहले से नहीं पता, सबको पहले से पता है, लेकिन हमें बार बार प्रेरणादायक बातों की आवश्यकता होती है। हम उसको बार बार देखते हैं अपने जीवन में और फिर उससे प्रेरणा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी हैं उनसे क्या अपेक्षित है उनको पहले से भी पता हो, साथ में उनको लगातार याद भी बीच बीच में कराया जाता है। याद कैसे कराया जाएगा, उनके काम को देख करके कि आपने देखो इतना था, आपने इतना नहीं किया है। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है। तो यहां पर क्या है, उनसे अपेक्षाओं का और निष्पादन मानकों का। निष्पादन मानक मतलब क्या हुआ कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनका भी उनको पहले से ज्ञान है और साथ में निरंतर ज्ञान भी है, उनको बार बार याद करा रहे हो। अच्छा, याद करा रहे हो मतलब ऐसा नहीं रटा नहीं दिया, लेकिन हाँ आप बता रहे हो कि देखो आपका ये था, आप वापस आ गए, तो जो कर्मचारी वो फिर से दम लगाएगा कि अरे ये तो मेरा गैप है, क्या मुझसे एक्सपेक्टेड था, ये हुआ नहीं। ठीक, अच्छा, फिर अगला क्या है, आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता। ठीक, आदेश, एक इसमें एग्जाम्पल दे रखा था हमारी किताब में कि अलग अलग कर्मचारियों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, अब किसी कर्मचारी की जब जिम्मेदारी है तो वास्तव में वो कर्मचारी किसी एक काम के लिए वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई देश है, अब हमारा देश है, हमारे देश का यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग हुई, कहां पर हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और मान लीजिए हमारे देश के या तो इंडियन फॉरेन सर्विस के कोई इंसान होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या हो सकता है कोई मंत्री भी चलाए, विदेश मंत्री भी आ सकते हैं और कभी प्रधानमंत्री भी जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस टाइम पर मान लीजिए नरेंद्र मोदी साहब वहां पर गए और नरेंद्र मोदी साहब वहां पर कोई बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही कोई दूसरा क्षेत्र है, जैसे रक्षा क्षेत्र है, तो वहां पर रक्षा मंत्री हैं, वो पूरे देश की क्या नीति होगी उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक कर्मचारी है जो अकाउंटेंट है मान लीजिए, अब वो अकाउंटेंट उस पूरी कंपनी में जो अकाउंटिंग में क्या चीज हो रही होगी उसके लिए जिम्मेदार है और उसी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो अगर वो इंसान कुछ बेईमानी करने लग जाता है, किसी भी पद पर कोई भी इंसान को बेईमानी करने लग जाता है, तो वो बेईमानी वास्तव में हम मानकों से जब कंपेयर करते रहेंगे लगातार, तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये चीज ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, साथ में हम कंट्रोल भी उसको कर पा रहे होंगे। तो जो हमारी किताब में एक बॉक्स दे रखा है उसमें क्या हुआ था,
एक कंपनी थी अमेरिका में जिसमें 2 लोग थे, 2 कर्मचारी थे, वो बेईमानी भरा अपना उनका व्यवहार चल ऐसे रहा था कि एक कंपनी है वो कुछ बना रही है, उसका ऑर्डर प्लेस कर रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, ये लोग क्या करते थे वो पूरा ऑर्डर ही गायब कर देते थे कि ऑर्डर प्लेस हुआ, पैसे मिले, सब पूरी इंफॉर्मेशन गायब, वो पैसे अपने पास रख ले रहे थे, तो वो बुक्स में आ ही नहीं रहा था। और इस तरह की जब चीजें होने लगी तो इन्होंने क्या किया, उनको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगाया जिसमें इनके कंप्यूटर्स की जो की है वो पता चले और साथ में ये क्या क्या चीजें गड़बड़ कर रहे हैं तो पता चले। तो वो जो कंपनी थी उसमें कुछ $25 मिलियन का उनका एनुअल टर्नओवर हो रहा था, यानी कि लेन देन से मिलाकर के $25 मिलियन का था, और इन लोगों को जब पकड़ा गया तो $3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, तो बहुत सिग्निफिकेंट था। तो ऐसे में इस तरह की अनुशासनहीनता ना हो पाए, कोई आपको धोखा ना दे पाए, इसके लिए भी आपको लगातार कंट्रोल करके देखना पड़ेगा कि चीजें ठीक चल रही है, जो मानक निर्धारित उनसे हो रहा है, कोई चीज डेविएट तो नहीं कर रही है। तो उस वाले एंगल से भी अगर आपको सबको पता है, सारे कर्मचारियों को पता है कि हमें लगातार देखा जा रहा है, अभी हम लोग लिमिटेशंस में पढ़ेंगे, तो उसमें अगर आप ऐसा कर देते हो कि नहीं नहीं हम ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, तो बहुत सारे लोगों को छटपटाहट होती है कि आप मेरी स्वतंत्रता छीन रहे हो, ठीक है, इस तरह की चीजें भी आती है। तो वो इसी के लिमिटेशंस में अभी सिनेमा में हम लोग देखेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि वहां पर फिर वही हमें मिडिल पाथ लेना पड़ता है महात्मा बुद्ध का कि मध्यम मार्ग लेकर के आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज यहां पर आपको समझना क्या है कि अनुशासनहीनता ना होने लगे, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसमें कोई बेईमानी वाला व्यवहार करने लगा, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है आपका समन्वय में सहायता। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। जब आपने प्लान किया था तो आपने ये सारी चीजें सोच करके प्लान किया था कि कौन सा काम कब होगा, किस काम में कितने लोगों की आवश्यकता होगी, किस काम के बाद कौन सा काम होगा, तो एक पहले से ही प्लान बना हुआ है, नियोजन है, और अगर आप उस हिसाब से लोगों को काम दे रहे हो तो अपने आप ही चीजें स्मूथली चलती जा रही है, तो कोऑर्डिनेट आसान हो रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जो है ओवरऑल वो आसान हो जाता है, किसकी वजह से, अगर आप कंट्रोल अच्छा कर रहे हो। तो अभी इसकी हम लोग सीमाएं भी देख लेते हैं।